आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। हमारे साथ चार मेहमान मौजूद हैं। गौरांग शाह हैं, विकास सेठी हैं, जय ठक्कर हैं और अभिजीत पॉल हैं। एजेक्स ने 12.5 अंकों पर अभी ट्रेड करा है 8836 के लेवल्स पर। दो स्टॉक देख लीजिए, दोनों पर खबर पॉजिटिव है। एक दिल्ली बिल्डकॉन, कंपनी को 911 करोड़ का ऑर्डर मिला है एनएचएआई से महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट के लिए। और दूसरा है श्रेय इंफ्रा। यहाँ पर भारत रोड नेटवर्क्स ने डीआरएच पे फाइल किया है और भारत रोड नेटवर्क्स में श्रेय इंफ्रा की करीब 30% हिस्सेदारी है। तो डेफिनेटली फायदा पहुंचेगा, श्रेय इंफ्रा को भी फंड्स मिलेंगे इस आईपीओ के जरिए, क्योंकि टोटल जो फंड रेजिंग की योजना है वो करीब 1200 करोड़ की है। जय, दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है, दिल्ली बिल्डकॉन और श्रेय इंफ्रा? वेल ओवरऑल श्रेय इंफ्रा दीपाली पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी बढ़त हमें ऑलरेडी देखने मिली है, बट देन ऑन द डेली चार्ट जब मैं देख रहा हूँ तो एक राइजिंग वेज पैटर्न फॉर्म हुई है दीपाली। और ऑन द अपसाइड करीबन 103 104 के आसपास बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर 104 के ऊपर ये स्टॉक क्लोज होता है तो ये कह सकते हैं कि एक नेगेटिव या तो एक बेरिश पैटर्न जो फॉर्म हुई है उसको नेगेट करके स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है 109 से लेके 112 तक। अब दैट इज़ अबाउट द लेवल्स ऑफ 104। रही बात दिलीप बिल्डकॉन की, तो दिलीप बिल्डकॉन आई थिंक एक अच्छी एवरेजेस पे सपोर्ट लिया है ये स्टॉक ने। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखो तो उसने अपनी डाउन ट्रेंड लाइन में से एक ब्रेकआउट भी देखने में दिया है। अराउंड 287 से लेके ऑन दी अपसाइड 301 तक के टारगेट्स दिखा सकता है ये स्टॉक। अभिजीत, एक ऐसा शेयर्स देखिए, इनफैक्ट जेपी ग्रुप के तीनों ही शेयर्स आपको दिखेगा कि इन्होंने बहुत ही छोटे समय यानी कि करीब एक महीने में ऑलमोस्ट डबल हो गए शेयर। कोई भी शेयर जेपी एसोसिएट्स, इंफ्रा और पावर, इसने 50% से कम का रिटर्न नहीं दिया है और ये लगातार नई ऊंचाइयों पर है। असल में यूपी इलेक्शन के साथ सीधा सरोकार है। इसमें कोई पॉलिटिकल कमेंट तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल तय है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर या नीचे होने से स्थिति में फ़र्क पड़ता है इन पर्टिकुलर शेयर्स पे। 3 चरणों के वोट हो चुके हैं। जीएसटी से पहले, इंफ्रा की कोई बड़ी खबर से पहले हो सकता है यूपी के चुनाव के नतीजे भी आ जाए, जो कि 11 तारीख को होंगे। उससे ठीक पहले अच्छा मोमेंटम में दिखा रहा है। ये कितने और चलने वाले हैं? जिनके पास पोजीशन है प्रॉफिट बुक करें, जिन्होंने मौका चूक गए हैं कि अभी भी एक स्पेस है, एंट्री कर सकते हैं इसमें। Well, Imbi, all the 3 stocks are in a long term very weak downtrend. So जिसके पास है, and if the holding is more than 1 year, then high chances that they are not making any profit in them. शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को अच्छा एक मूव मिला है। दी मोमेंटम इज़ हाई, वॉल्यूम्स हैव पिक्ड अप। ये तीनों स्टॉक, ये पूरा स्पेस बॉटम फॉर्मेशन ख़त्म करके एक अप ट्रेंड की तरफ एक्सटेंड कर रहा है। ऑन दी हायर साइड मल्टीपल सेलिंग पॉइंट्स है। So I would suggest that yes, when we know that there is news and event which is backing this move, expected news and event, then one should probably trade more into it rather than adding in the long-term portfolio for sure. Momentum and volumes are both high, which will help the stock to swing both ways. So from a trading point of view, makes sense. जी, रिटेल स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं। ऑलरेडी ये पॉकेट कांस्टेंट मूव दे रही है पिछले कुछ सेशन से। और आज खबर है आदित्य बिरला फैशन पर। नॉर्थ अमेरिका की कंपनी सैक्स भारत में पहला आउटलेट खोलेगी और इस आउटलेट के लिए आदित्य बिरला फैशंस के साथ कंपनी करार कर सकती है। लेकिन एक और खबर है, वो ये है कि सरकार डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर जो एफडीआई है उसको फ्री कर सकती है। ऐसा प्रपोजल सरकार लेकर आ सकती है। यूपी इलेक्शंस के बाद इस तरह का बज़ है और ऑलरेडी इस पूरे ही रिटेल सेक्टर में काफ़ी वाइब्रेंसी हमने देखी है। एक ट्रिगर डीमार्ट का आईपीओ भी है, जिससे माना जा रहा है कि इस आईपीओ के आने बाद पूरी सेक्टर की रीरेटिंग हो सकती है। आपका व्यू क्या है मिस्टर सेठी रिटेल स्टॉक्स पर, और आपको कोई स्टॉक पसंद भी है क्या इस पूरे स्पेस से? आप बिल्कुल दीपाली, जो तीनों खबरें आपने बताई वो सेक्टर के लिए ही बिल्कुल पॉजिटिव है। खास करके जो डीमार्ट का आईपीओ आने वाला है और जिस तरह के वैल्यूएशंस पे ये आईपीओ आ रहा है और जिस तरह का एक प्रीमियम ये ग्रे मार्केट में कमांड कर रहा है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है जो लिस्टेड स्पेस में जो भी रिटेल स्टॉक्स है वो काफ़ी सस्ते ट्रेड करते हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल एक रन अप या वैल्यूएशन गैप जो है वो कम होना चाहिए, तो वहाँ पे बिल्कुल तेज़ी रहेगी। मुझे लगता है जो फ्यूचर ग्रुप है उनके जो तीनों चारों स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड हैं, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल, तो ये सब स्टॉक्स में भी बिल्कुल तेज़ी बन सकती है। तो मुझे लगता है आज के लिए अगर एक छोटा स्टॉक जो ध्यान में रखना चाहिए वो फ्यूचर कंज्यूमर रहेगा, जो कि 26 साढ़े 26 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये मुझे लगता है कि अगर 3-4 साल का किसी का व्यू है तो डेफिनेटली इन लेवल्स पे लेना चाहिए। जो कंपनी के जो विजन है, जो प्रोग्राम्स है आने वाले 5 सालों के लिए, वो बहुत ही इम्प्रेसिव नज़र आते हैं। तो मुझे लगता है इन लेवल से ये स्टॉक बहुत एक अच्छा रिटर्न्स दे सकता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
गुरांग, एक बीपीसीएल पे खबर है। असल में बीपीसीएल पे खबर इस तरह की पहले भी आती रहती है कि कुछ एक फंड्स जुटाना चाहता है, एनसीडीज के जरिए करीब 2000 करोड़ जुटाना चाहता है बीपीसीएल। हालांकि मैंने इसलिए इस शेयर को चुना क्योंकि इस शेयर के अंदर ना तेज़ दबाव आया है। पिछले अगर आप 4-5 सेशन में देखेंगे ये शेयर बहुत तेज़ से टूटा था। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई है कि इनकी वैल्यूएशन तो ठीक बता रहे हैं एक्सपर्ट जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। एक तो मैं आपका व्यू चाहता हूँ, आप इस शेयर को कैसे देखते हैं, और एक और बात बताइए, जिनके पास ये पोजीशन है वो एक एवरेज करें या फिर जितनी है उतनी ही रख सकते हैं। मान लीजिए 600 650 पे है, मैंने 600 का ख़रीदा हुआ है और अब मेरे को एवरेज करने की ज़रूरत है, थोड़ा और शेयर नीचे आ गया है, या फिर अभी रुक जाऊँ? तो डिम्पी, तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर हमारी कवरेज पॉजिटिव है, और अगर आप एक रैंकिंग देना चाहें तो सर्वोच्च स्थान पर आएगा बीपीसीएल, उसके बाद एचपीसीएल और उसके बाद आईओसी। अब डिविडेंड पे आउट को लेकर के भी अगर आप देखने जाए तो काफ़ी बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमें नहीं लग रहा है कि बहुत तेज़ी से $55-60 प्रति बैरल ब्रेंट के जाएंगे, या फिर 50-55 के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक नाइमेक्स के जा कर के टिकेंगे। उस सूरत हाल में एक बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है। प्लस जब भी पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर की तरफ रिवाइज होते हैं तो इन्वेंट्रीज को लेकर के इनको एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। जहाँ तक रहा सवाल रिफाइनिंग मार्जिन्स का, तो एचपीसीएल को में थोड़ी बहुत दिक्कत नजर आई थी, लेकिन बीपीसीएल जो कि सर्वोच्चम कंपनी है रिफाइनिंग मामले में, कैपेसिटी के मामले में, डेफिनेटली एक एडवांटेज यहाँ पर मिल सकता है। जिनके पास है पहले तो वो बने रहें अगर नज़रिया लंबी अवधि का है, और अगर ख़रीदारी करनी है तो मेरी समझ ये कहती है कि अगर आप अपने ख़रीद के भाव के नीचे जा कर के एवरेज करते हैं तो एक अच्छी एवरेजिंग होती है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ एवरेज नीचे जाती है। जब भी आप अपने कॉस्ट के ऊपर एवरेज करते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ऊपर चले जाता है। ये मेरी समझदारी है। जी, अभिजीत, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात हो रही है तो चेन्नई पेट्रो पर भी मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी। ये स्टॉक लगातार चला है, स्पेशली बजट के बाद। आप देखिए फ्राइडे का मूव भी 8% से ज्यादा की स्ट्रेंथ लेकर क्लोज हुआ। हालांकि कुछ खबरें हैं जो कि इस तेजी को ड्राइव कर रही हैं, वो है आईओसी और चेन्नई पेट्रो का मर्जर। पहले भी बी अशोक जो कि चेयरमैन है आईओसी के, उन्होंने ये कहा है कि अगर चेन्नई पेट्रो का आईओसी में मर्जर हुआ, जो कि सब्सिडरी कंपनी आईओसी की, तो ये चेन्नई पेट्रो के लिए एक बड़ा बेनिफिशियरी स्टेप हो सकता है। लेकिन टेक्निकल कॉमेंट्स आपके क्या है ऑन चेन्नई पेट्रो एंड आईओसी? Well, Dipali, Chennai Petro, exceptionally strong trend. I don't see any kind of weakness in the daily, weekly or the monthly charts. Nice patterns of making higher highs and higher lows. This is definitely one chart जो अपने previous highs को test करने की तरफ जा रहा है, and I'm talking about the highs which was seen in around November 2007 close to 435. जिस हिसाब से the monthly charts are panning out, high chances that these highs will be tested, and there are much higher possibility that it will inch further up. अगर किसी के पास है, makes definitely sense to hold on to it. From a trading point of view, then definitely trail your stop losses. Give as much cushion as possible on the downside. और अगर नहीं है तो makes sense to buy on a short term dip. We have seen that these dips have been in the range of 5 to 10%. So if you get a dip in the range of 8 to 10, makes sense to accumulate. IOC exceptionally strong long term uptrend. Currently short term में एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, 360 के जस्ट ऊपर उसको सपोर्ट मिल रहा है. It's capped by close to 390 on the upside. At current price of 385 from a risk reward point of view trade नहीं बनता है. I'm much more comfortable if I see the price little on the lower side, close to that 350. Makes sense because in that case the risk reward will favor a long trade. इस बीच कई कंपनीज के रिजल्ट्स अभी भी आ रहे हैं. उसमें इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि लास्ट लेग है अंबुजा सीमेंट का. इसके बाद शायद नंबर्स आना पूरी तरह से बंद हो जाएंगे. इसके भी नंबर शायद नोटबंदी का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखें. हालांकि इसमें बज़ ये भी है कि एसीसी के साथ मर्जर और इन सब चीज़ों पे आगे कैसे बढ़ेंगे ये, क्योंकि सीमेंट सेक्टर के अंदर इन पर्टिकुलरली कंसोलिडेशन और वापस इंफ्रा की जो ग्रोथ को सरकार थोड़ा फोकस करने वाली है, उसको लेकर कन्फ्यूजन है. डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी का असर भी इनके पास थोड़ा सा ज़्यादा प्रिवेल किया, ज़्यादा लंबा समय तक चला. विकास, आपके रिकमेंडेशन अंबुजा सीमेंट पे, जिसके नंबर्स आने हैं, शायद थोड़ा प्रेशर रहेगा इस बार के नंबर्स में, लेकिन बज़ एसीसी के मर्जर की है और इंफ्रा फोकस भी है, जो कि आने वाले दिनों में और तेज़ हो सकता है. बिल्कुल डिम्पी, जो नंबर आने वाले हैं उनसे तो कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है. निराश करने चाहिए नंबर्स. बाजार भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि वीक सेट ऑफ नंबर्स रहेंगे,
बट अगर ये खराब नंबर्स के कारण अगर स्टॉक में कोई गिरावट आती है तो एक बहुत अच्छा मौका होगा लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में खरीदारी करने का। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और जिस तरह से एसीसी और गुजरात अंबुजा का अगर मर्जर को जो कि इनकी जो पेरेंट है वो चाह रही है तो वो होता दिख रहा है, तो उसके बाद और जिस तरह का सरकार का एक फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो सीमेंट पे मैं बुलिश हूँ और वहाँ पे ये एक दिग्गज कंपनी है, तो डेफिनेटली लंबी अवधि के लिए आज से अच्छा लगता है। टेलीकॉम स्टॉक्स भी आज फोकस में रह सकते हैं। ध्यान दीजिए आप तीनों ही बड़े शेयर्स पर, फिर चाहे वो आइडिया सेलुलर हो या फिर भारती एयरटेल हो। यहाँ पर कई सारी खबरें हैं इनफैक्ट, और पिछले 1-1.5 महीने में डिम्पे ऑलरेडी जो मर्जर और एक्विजिशन की खबरें हैं, जो कंसोलिडेशन खबरें हैं, वो काफ़ी तेज़ हुई हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट तो ये है, आपको बता दें कि वोडाफोन और आइडिया सेलुलर का जो मर्जर है वो इसी महीने हो सकता है। 24-25 फरवरी ये 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो वोडाफोन ग्रुप के CEO हैं वो एक कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए जो इंडियन आर्म्स के जितने भी बिजनेस हेड्स हैं उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि वो अनाउंस कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं इस प्रपोज मर्जर को लेकर। ऑलरेडी जो इंडियन यूनिट के एक्स चीफ रहे हैं मार्टिन पीटर्स, उनको भी वापस इन्वॉल्व किया गया है ताकि वो सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करे इस प्रपोज मर्जर को लेकर। तो माना जा रहा है विद इन अ मंथ ये एक मेगा मर्जर हो सकता है। और दूसरी बड़ी खबर है रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल मर्ज एंटिटी के बारे में कि इस ग्रुप में अब टाटा टेली भी ज्वाइन कर सकती है। शुरुआती बातचीत हुई है इस बारे में, ऐसी खबरें हैं, लेकिन देखना होगा कैसे ये डील आगे प्रोसीड होती है, क्योंकि टाटा टेली के साथ अभी कुछ कंसर्न्स हैं। फटाफट से जान लेते हैं ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स। संदीप हमारे साथ मौजूद है, बताइए संदीप। शुक्रिया दीपाली। सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स की फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर रिपोर्ट आई। इसमें येस बैंक को उन्होंने कन्विक्शन बाय लिस्ट से बाहर किया, लेकिन हाँ अब भी जो बाय रेटिंग है उसे बरकरार रखा है और जो टारगेट प्राइस है 1466 से बढ़ाकर 1553 रुपये किया है। इसी तरह से कोटक बैंक को उन्होंने अपग्रेड किया है, न्यूट्रल रेटिंग थी पहले, उसे बढ़ाकर अब बाय किया है, जो टारगेट प्राइस है 925 रुपये का दिया है। और HDFC बैंक को कन्विक्शन बाय लिस्ट में अब भी बरकरार रखा है और इसके लिए जो टारगेट प्राइस है वो 1567 रुपये का है। बाकी बैंक्स के लिहाज से उनका मानना है कि FY18 में बैंकों की जो क्रेडिट कॉस्ट है वो काफ़ी अधिक देखने को मिल सकती है, और यही कारण है कि नोटबंदी के बाद उन्होंने बैंकों का जो FY17 और 18 का EPS अनुमान है उसमें 73% तक की कटौती करी है। उनका ये भी कहना है कि नतीजों में कमजोरी के बावजूद बैंकों के जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी महंगे हैं, और उनका ये भी कहना है कि दिसंबर के जो लोस बने थे बैंकों में वहाँ से करीब 14% के आसपास की रिकवरी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, बावजूद इसके कि अब भी नतीजों में कमजोरी जारी है। तो उस लिहाज से बैंकिंग सेक्टर पर वो नेगेटिव है, लेकिन हाँ येस बैंक, HDFC बैंक और कोटक बैंक, ये 3 बैंक्स हैं जो कि उनकी बाय लिस्ट में अब भी बरकरार हैं। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है PNB हाउसिंग के ऊपर। इस कंपनी को लेकर जो रेटिंग है उन्होंने डाउनग्रेड करी है, इक्वल वेट से घटाकर अंडरवेट करी है, जो टारगेट प्राइस है वो 900 रुपये का दिया है। उनका ये कहना है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की जो आई ग्रोथ आउटलुक है उसमें कमजोरी के बावजूद इस शेयर में पिछले कुछ समय में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, और सेक्टर की बाकी कंपनी के मुकाबले जो वैल्यूएशंस हैं वो भी उनको महंगी नजर आ रही है, जिस वजह से रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और करीब 200 रुपये के नीचे का टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है। आखिर में बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की टोरेंट फार्मा के ऊपर एक रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने इनिशिएट करी कवरेज बाय रेटिंग के साथ, और जो टारगेट प्राइस है वो 1700 रुपये दिया है। उनका ये कहना है कि शायद जो अर्निंग्स हैं वो ट्रफ हो चुकी हैं, यानी कि जो खराब अर्निंग्स का दौर है वो खत्म हो चुका है और यहाँ से ग्रोथ काफी मजबूत देखने को मिलेगी। और वैसे भी इनके 60% से ज्यादा मुनाफे का जो कंट्रीब्यूशन है वो ब्रांडेड जेनरिक मार्केट से आता है, जहाँ पे स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इस वजह से वो पॉजिटिव और बाय के साथ इनिशिएट करी कवरेज।